अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि एल्गोरिदम क्या होते हैं, एल्गोरिदम की डेफिनेशंस देखी और प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर उनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है एल्गोरिदम्स की, और उसके अलावा क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं एक एल्गोरिदम को लिखने के लिए। इस लेक्चर में हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि आपको जो एल्गोरिदम का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। तो चलिए देखते हैं। एग्ज़ाम्पल नंबर 1 है हमारे पास। इस लेक्चर में ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम्पल्स कवर करने की कोशिश की है मैंने। एग्ज़ाम्पल नंबर 1 जो है हमारे पास, उसमें क्या है कि हमने एक एल्गोरिदम लिखना है जो कि सम फाइंड करेगा, प्रोडक्ट फाइंड करेगा, एवरेज फाइंड करेगा और 5 नंबर्स की। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप 1 जो होता है वो फॉर्मुलेशन ऑफ एल्गोरिदम में हमने पढ़ा था कि किसी भी एल्गोरिदम को लिखने से पहले हमने लिखना है स्टार्ट। तो स्टेप 1 तो हमारा हो गया स्टार्ट। उसके बाद हमने क्या करना है, 5 वैल्यूज़ को इनपुट लेना है। क्यों? क्योंकि हमें स्टेटमेंट पे उन्होंने कहा है कि 5 वैल्यू का सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो 5 वैल्यूज़ होंगी तो ही तो हम ऑपरेट कर सकते हैं। तो इसलिए हमने यूज़र से 5 वैल्यूज़ इनपुट ले ली हैं। ठीक है, और फिर सेट में मैंने आपको बताया था किसी भी नंबर्स को अगर आपने स्टोर करना है तो वो स्टोर कहाँ पे होंगे, वो सम के नाम से आपकी मेमोरी के अंदर स्टोर होंगे। ये आपने वेरिएबल को नाम दे दिया। ठीक है, और ये जो नाम है ये आपकी मेमोरी में स्टोर हो गया, और जो भी आपका सम का आंसर होगा वो जो भी आपके ये नंबर सम होके आंसर देंगे वो आपके सम इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। तो सेट सम, ये सारे नंबर्स को प्लस कर देंगे। सेट प्रोडक्ट्स में इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। एवरेज का आपको पता है, जितने भी नंबर्स हैं उनको प्लस कर देंगे। ठीक है, और जितने भी हैं मतलब 1 2 3 4 5 नंबर्स हैं तो उसको 5 से डिवाइड कर देंगे। ये तीनों फॉर्मूलाज जब ऑपरेट हो जाएंगे तो हमारे पास आउटपुट क्या आ जाएगी, आउटपुट में हमारे पास सम आ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा और एवरेज आ जाएगी, और फिर ये एंड हो जाएगा। इस एल्गोरिदम में हमने 5 नंबर्स लिए हैं यूज़र से, उसके बाद उनका सम निकाला है, प्रोडक्ट निकाला है और एवरेज निकाला है, और फिर ये आउटपुट में हमने उसे ये सारी चीज़ें दे दी हैं। दूसरी एग्जांपल में वो कह रहा है कि हमने एल्गोरिदम लिखना है जो कि एक्सेलरेशन फाइंड करेगी मूविंग ऑब्जेक्ट की विद गिवन मास एंड अप्लाइड फोर्स। ठीक है, स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद नंबर्स हमें अब क्या क्या चाहिए, हमने सबसे पहले देखना होता है कि इस एल्गोरिदम में जो फॉर्मूला लग रहा है उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो कौन कौन सी हैं। अब हमने यहाँ पे एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फोर्स ओवर मास। तो अब आपको इनपुट में क्या चाहिए, फोर्स और मास चाहिए, क्योंकि स्टेटमेंट में तो उसने कोई भी वैल्यू आपको नहीं दी हुई। तो इनपुट में आप क्या करेंगे, मास और फोर्स ले लेंगे उससे, और फिर सेट एक्सेलरेशन, आपने जो अपना आंसर स्टोर करवाना है वो एक्सेलरेशन के अंदर स्टोर करवाना है, क्योंकि आपने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। आपका फॉर्मूला है फोर्स डिवाइडेड बाय मास, ये आपने एज इट इज़ फॉर्मूला यहाँ पे लिख देना है, और फिर जैसे ही ये फॉर्मूला ऑपरेट होगा आपके पास आउटपुट आ जाएगी, आउटपुट एक्सेलरेशन। ठीक है, अगला जो हमारे पास एल्गोरिदम है उसके अंदर हमने क्या करना है, 3 वैल्यूज़ लेनी है और उसमें से बताना है कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। ये हमारे पास फ्लो चार्ट भी था, मैंने कंपेयर करने के लिए ये दोनों चीज़ें इकट्ठी लिख दी हैं। ये फ्लो चार्ट हमने बनाया था पिछले लेक्चर में, अगर आपने नहीं देखा तो उसको पहले देख लीजिए। इस फ्लो चार्ट में भी हमने 3 नंबर्स को इनपुट लिया था और फिर ग्रेटर का बताया था। सेम वही ऑपरेशंस हैं जो कि यहाँ एल्गोरिदम में भी लिखेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्टेप 1, और इनपुट में हमें क्या चाहिए, 3 नंबर्स चाहिए जो उसने हमसे पूछे हुए हैं। ये 3 नंबर्स हम यहाँ पे लिख देंगे N0 N1 N2 के नाम से। अगर आपको N0 N1 सूट नहीं करता तो आप XY के नाम से या ABC के नाम से भी इनपुट ले सकते हैं। उसके बाद हमें क्या चाहिए, लार्ज नंबर चाहिए। तो हम क्या कर देंगे, सेट लार्ज टू N0, हम एज्यूम कर लेंगे कि इनमें से एक नंबर जो है वो लार्ज है ऑलरेडी। ठीक है, फर्ज करें N0 हमारे पास है 2, N1 हमारे पास है 3, N2 हमारे पास है 5। हमने N0 को सेट कर दिया है कि ये लार्ज है, मतलब 2 हमने कह दिया है कि ये लार्ज है। अब हम कह रहे हैं कि अगर इफ़ N1 इज़ ग्रेटर देन लार्ज, मतलब क्या है कि 3 इज़ ग्रेटर देन लार्ज, देन सेट लार्ज टू N1। अगर N1 जो हमने लार्ज में N0 पुट किया है तो वो कह रहा है कि N1 जो है वो ग्रेटर देन N0 है, तो फिर N1 लार्ज है। तो हम चेक करेंगे 3 इज़ ग्रेटर देन 2, येस, तो हमारे पास 3 जो है वो ग्रेटर देन 3 जो है वो ग्रेटर आ जाएगा, लार्ज आ जाएगा, हम आउटपुट दे देंगे।
अगर नहीं n1 लार्ज नहीं है तो फिर हम n2 को चेक करेंगे कि n2 ग्रेटर देन लार्ज होगा। फिर अगर n2 ग्रेटर देन लार्ज है तो फिर हम आउटपुट में लार्ज वैल्यू दे देंगे। इसके अंदर हमने फर्स्ट वैल्यू को अज्यूम करना है कि वो लार्ज है और फिर इसको कंपेयर करना है हमने बाकी दो वैल्यूज़ के साथ। ये सेम ऐसे ही है जैसे हमने ये फ्लो चार्ट बनाया था। अब अगली एग्जांपल देख लेते हैं। अगली एग्जांपल से रिलेटेड भी हमने एक फ़्लो चार्ट बनाया था। उसमें क्या था कि हमने इंटरेस्ट फाइंड करना था किसी भी अमाउंट के ऊपर। तो हमने क्या किया था, स्टार्ट किया था, इनपुट वैल्यूज़ ली थी और फॉर्मूला लगा दिया था। सेम इसी तरह से यहाँ पे भी हम स्टार्ट लेंगे। अब हमें इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर हैं। हमें रेट चाहिए, कोई अमाउंट चाहिए जिसके ऊपर इंटरेस्ट फाइंड करना है, और ईयर्स चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम एल्गोरिदम लिखने के लिए सबसे पहले ये देखते हैं कि जो हमने फॉर्मूला लिखना है इसके अंदर, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। अगर तो वो चीज़ें हमें स्टेटमेंट के अंदर दी गई हैं तो ठीक है, अगर नहीं दी गई तो वो इनपुट में हमने यूज़र से लेनी होती हैं। जिस तरह से अब प्लेन इंटरेस्ट का हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले के अंदर जो जो चीज़ें हमें रिक्वायर हैं वो हम इनपुट में लिख देंगे। ठीक है, इसका फॉर्मूला फिर हम लिख देंगे सेट प्लेन इंटरेस्ट। प्लेन इंटरेस्ट एक वेरिएबल है जिसके अंदर आपने अपना डाटा स्टोर करवाना है कंप्यूटर मेमोरी के अंदर। ठीक है, तो अमाउंट मल्टीप्लाई रेट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई ईयर्स, ये आपका इंटरेस्ट फाइंड करने का फॉर्मूला है। जैसे ही कोई आंसर आएगा वो इसके अंदर जो है वो स्टोर हो जाएगा। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इस एग्जांपल के अंदर हमें वो कह रहा है कि हमने इवन नंबर फाइंड करना है। हमारे पास इंटीजर्स हैं, हमने इंटीजर लेने हैं n1 और n2। उसने हमें बता भी दिया है कि n1 और n2 के नाम से आपने दो इंटीजर्स देने हैं और उसमें n2 जो है वो ग्रेटर देन n1 होगा और उसमें से हमने फाइंड करना है कि नंबर कौन सा है, इवन है या फिर नहीं। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि n1 हमने 4 लिया है और n2 फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारे पास जो n1 है वो 4 है और n2 जो है वो हमारे पास है 2। ठीक है, अब हम चेक करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, स्टार्ट, और उसने क्या कहा है कि इवन नंबर्स आपने लेने हैं n1 और n2। ये इनपुट में हम नंबर्स ले लेंगे n1 और n2। फिर हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे कि इफ़ अगर n1 लेस दैन और इक्वल टू n2 है। क्योंकि हमने ये कंडीशन क्यों लगाई है, क्योंकि हमें स्टेटमेंट में उसने कहा है कि जो n2 है हमारे पास वो हमारे पास होना चाहिए ग्रेटर देन n1। तो हम इसको कह देते हैं n2। ठीक है, क्योंकि ये तो कंडीशन है ना, n2 हमारे पास 4 है और n1 हमारे पास 2 है। क्योंकि उसने कहा है कि n2 ग्रेटर होना चाहिए n1 से। तो 4 को हम कह देते हैं n2 और n1 को हम कह देते हैं 2। ठीक है, तो इनपुट नंबर्स हम लेंगे n1 और n2। उसके बाद चेक करेंगे, ये कंडीशन लगाएंगे एज़ पर गिवन स्टेटमेंट n1 इज़ लेस दैन n2, येस, 2 इज़ लेस दैन 4। ठीक है, अगर ये ट्रू हो जाएगी स्टेटमेंट तो फिर ये अंदर जाएगा कंट्रोल आपका, अगर नहीं तो फिर वो यहाँ से एंड कर देगा इसको। ठीक है, ये कंडीशन का ट्रू होना ज़रूरी है क्योंकि ये हमें स्टेटमेंट में कहा हुआ है कि नंबर जो आप इनपुट लेंगे वो इस तरह से होने चाहिए कि n2 ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, अगर n2 आपका ग्रेटर है n1 से, ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, वो फिर इस स्ट्रक्चर के अंदर जाएगा और फिर क्या करेगा, n1 को डिवाइड कर देगा n2 के साथ। अगर तो रिमाइंडर 0 आ जाता है तो फिर क्या करेगा, वो आउटपुट कर देगा n1 को। आपने ये पहले भी पढ़ा था कि जो इवन नंबर्स को हम फाइंड करते हैं वो किस तरह से फाइंड करते हैं कि जो आपके पास गिवन नंबर होता है उसको 2 से डिवाइड करते हैं। अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो इवन नंबर होता है, अगर रिमाइंडर 0 ना आए तो वो ओड नंबर होता है। तो आपको यहाँ पे n1 और n2 दिया हुआ है, आपने कंडीशन चेक कर ली। अब आप क्या करेंगे, n1 जो आपके पास है उसको आप डिवाइड करेंगे 2 के साथ। तो यहाँ पे हम n1 को लिखते हैं। ठीक है, 2 1 2 होता है हमारे पास, तो रिमाइंडर में हमारे पास 0 आ जाएगा। तो ये ट्रू हो गई है तो n1 क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे इवन नंबर की जगह कोई और नंबर ले लेती, रिमाइंडर 0 ना होता तो n1 जो है वो प्रिंट ना होता।
उसके बाद क्या होगा, n1 में एक और इंक्रीमेंट हो जाएगा n1 n प्लस n1, तो वो n2 बन जाएगा, ठीक है। n1 + 1 = n2, तो n2 बन जाएगा। फिर ऊपर जाके वो कंडीशन को चेक करेगा और फिर से अगर आपके पास कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाती है तो वो n1 की जगह n2 को डिवाइड कर देगा। किस तरह से है ये कि आप पहले इनपुट नंबर्स लेंगे, फिर आप कंडीशन चेक करेंगे कि वो ग्रेटर है। अगर वो ग्रेटर है तो फिर आप अंदर आ जाएंगे और फिर उस नंबर को डिवाइड कर देंगे 2 के साथ। अगर आपका रिमाइंडर 0 आ गया है तो उसको आउटपुट में लिख देंगे। उसके बाद क्यों उसने कहा है कि n1 और n2, n1 से लेके n2 तक जितने भी इंटीजर्स हैं उसको आपने फाइंड करना है कि उनमें इवन नंबर्स कौन कौन से हैं। तो अगर आपका रिमाइंडर आ गया, इसको आप यहाँ पे पुट कर देंगे, उसकी आउटपुट ले लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, n1 को में इंक्रीमेंट कर देंगे n+1 का, तो n1 + 1 आपके पास n2 हो जाएगा। फिर से ऊपर जाएंगे और ये कंडीशन देखेंगे कि ये ट्रू है या नहीं। आपके पास n2 ट्रू है कि नहीं, फिर ये ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है फिर से डिवाइड करेंगे, फिर से आपका आंसर आएगा, फिर इंक्रीमेंट करेंगे, फिर से ऊपर जाएंगे। ये आपका एक सिलेक्शन स्ट्रक्चर यहाँ पे लगा हुआ है। उसके बाद जब आपके पास आपकी रिक्वायर्ड स्टेट आ जाएगी तो फिर आप इसको एंड कर देंगे। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम, एक एल्गोरिदम कब एफिशिएंट होता है। तब तक आप ये सारी एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करें। थैंक यू।